नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से नाटक रचना प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित होगा कि इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा में नाटक रचना प्रक्रिया, कविता रचना प्रक्रिया एवं कहानी रचना प्रक्रिया में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 3 अंक का तथा एक प्रश्न 2 अंक का होगा। जब आज हम इस वीडियो के माध्यम से नाटक रचना प्रक्रिया पढ़ेंगे तो आज हम क्या क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे नाटक विधा के तत्व, प्रसिद्ध नाटकों के विषय में और नाटक रचना प्रक्रिया से पूछे गए सवालों पर भी चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको कुछ नाटकों की झलक दिखाती हूँ जिनका नाट्य मंचन हुआ है और एक बार नहीं कई बार हुआ है। और ये कुछ ऐसे नाटक हैं जो कि बहुत ही सफल रहे हैं। चरणदास चोर, अंधेर नगरी, आषाढ़ का एक दिन, नाटक में गांधी, महाभोज, कबीर खड़ा बाजार में, बकरी, गधा और गड्ढा। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाटक हैं। तो नाटक विधा है क्या? नाटक काव्य और गद्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं, यानी कि केवल पढ़ने और सुनने की ही वस्तु नहीं, अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है। उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। अर्थात नाटक विधा को पढ़ा तो जाता ही है, लेकिन उसी विधा को हम साक्षात अपने सामने मंच पर घटित होते हुए देखते भी हैं और दोनों ही माध्यम से वह हमारे हृदय में रसानुभूति कराती है। ऐसी विधा को हम नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। नाटक विधा और अन्य विधाओं में अंतर क्या है? तो नाटक अपनी कुछ निजी विशेषताओं के कारण बाकी दूसरी विधाओं से अलग है। पहला अंतर, भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। नाटक लिखित रूप से दृश्यता की ओर अग्रसर होता है। नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने भीतर समेटे हुए है। यही विशेषता उसे अन्य विधाओं से अलग करती है। जबकि अन्य विधाएं जो है, कहानी है, कविता है, निबंध है, हम इन्हें पढ़ते हैं या सुनते हैं, लेकिन दृश्य काव्य में हम नाटक को देखते हैं। तो यह एक अंतर है। दूसरा अंतर कि जहां हम साहित्य की दूसरी विधाओं को पढ़ते या सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं, वहीं नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। मंच पर अगर कोई नाटक हो रहा है तो हम अगर वहां से हट जाते हैं तो वह नाटक हमारा छूट जाएगा। तो ये एक अंतर और है। फिर भी नाटक विधा कविता विधा से थोड़ी निकट होती है। तो क्यों निकट होती है? कि कविता और नाटक दोनों के लिए शब्दों का विशेष महत्व है। कविता और नाटक दोनों ही विधा में शब्द बिंब और प्रतीक में बदलने की क्षमता रखते हैं, यानी दोनों ही विधाओं में शब्दों के माध्यम से पाठक के समक्ष एक दृश्य उपस्थित कर दिया जाता है या प्रतीक के माध्यम से अपनी बात को कह दिया जाता है। अर्थात शब्दों के द्वारा दोनों विधाओं में दृश्य और बिंब उपस्थित किया जा सकता है। इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि एक कवि सफल नाटककार भी हो सकता है। तो परीक्षा में प्रश्न ये भी आ सकता है कि कविता और नाटक विधा में क्या समानता है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि एक कवि सफल नाटककार हो सकता है, स्पष्ट करिए। तो आप उन दोनों प्रश्नों के उत्तर में ये बात लिखेंगे कि दोनों ही विधा के लिए शब्द का विशेष महत्व है। नाट्य मंचन में ध्यान रखने योग्य तथ्य। सबसे पहले बात, समय का बंधन।
नाटककार अपनी रचना को भूतकाल से या भविष्यकाल से उठाए, उसे दोनों ही स्थितियों में नाटक को वर्तमान काल में संयोजित करना होता है। क्यों? क्योंकि दर्शक नाटक को वर्तमान में देख रहा होता है, इसीलिए नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। नाटक में अंक अंक यानी अलग अलग दृश्य। तो नाटक में चरित्र के विकास के साथ साथ दर्शकों को भी बांध कर रखना होता है। नाटक का एक उद्देश्य चरित्र का विकास तो है, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण एक उद्देश्य है कि दर्शक बंधे हुए उस नाटक को पूरा देखें। तो एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा में पूरा करना होता है। नाटक में समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। समय को ध्यान में रखते हुए नाटक के तीनों अंकों को बांटने की जरूरत होती है। और भरत मुनि जी ने जो नाट्य शास्त्र लिखा है पुस्तक, उसमें उनके अनुसार नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि लगभग 48 मिनट बताई गई है। नाटक विधा का तत्व कथ्य होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हम कह सकते हैं। कथा वस्तु को नाटक ही कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे प्लॉट की संज्ञा दी जाती है, जिसका अर्थ आधार या भूमि है, यानी जिस पर पूरा नाटक टिका हुआ है। नाटक रचना हेतु कथा वस्तु को किसी शिल्प, फॉर्म या संरचना के भीतर उसे पिरोना होता है। तो ये शिल्प क्या है कि नाटक अलग अलग शिल्प के होते हैं। नुक्कड़ नाटक होते हैं, मंच पर होने वाले नाटक होते हैं, सामाजिक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है। तो हमें पहले ये ध्यान रखना होता है कि हम किस शिल्प में नाटक को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो कथा वस्तु उसी शिल्प के आधार पर हो। अतः नाटककार को शिल्प की समझ होनी चाहिए। एक नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए, यानी कि उसे यह पता होना चाहिए कि नाटक में यदि अनावश्यक संवाद हैं या अनावश्यक दृश्य हैं तो उसको हटा देना चाहिए, अन्यथा दर्शक बंधे हुए नहीं रहेंगे। तो एक कुशल संपादक होना चाहिए नाटककार को, ताकि वह दी गई कहानी में घटनाओं, स्थितियों एवं दृश्यों के चुनाव तथा क्रम को संजो सके। संवाद नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है। संवाद, डायलॉग्स। संवाद के बिना नाटक का काम नहीं चल सकता। एक सशक्त नाटक में संवाद अपने आप वर्णित या चित्रित ना होकर क्रियात्मक, दृश्यात्मक होना चाहिए तथा संवादों के माध्यम से अनलिखे एवं अनकहे संवादों की ओर ले जाना चाहिए। ये विशेषता होनी चाहिए संवादों की कि अगर आप अनावश्यक संवाद का विस्तार करेंगे तो नाटक में जो हमें समय सीमा का ध्यान रखना है उसका पालन नहीं हो पाएगा और दर्शक नाटक से बंधे नहीं रहेंगे। तो संवाद संक्षिप्त हों लेकिन इतने सशक्त हों कि जो बात उसमें कही भी नहीं गई है वो भी पात्रों के एक्शन, पात्रों के जो वो काम कर रहे हैं उनसे और जो वहाँ दृश्य उपस्थित किया गया है मंच पर, उससे वो बातें भी स्पष्ट हो जाएं। तो नाटक के संवाद, अगली विशेषता कि नाटक के संवाद जितने ज़्यादा सहज और स्वाभाविक होंगे उतना ही दर्शकों के हृदय को छुएंगे। लेकिन सहजता और स्वाभाविकता का अर्थ आप कदापि यह न लगाएं कि सरल भाषा। सहजता तब भी हो सकती है अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आधारित कहानी है और उसका नाट्य मंचन हो रहा है तो उसमें भाषा तत्सम युक्त भाषा होगी तो वह सहज होगी। तो संवाद स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार स्वाभाविक हो। एक अच्छा नाटक वही है जो कथा को आपसी बहस मुबाहिसों से आगे बढ़ाए।
कहानी हो या नाटक हो, उसमें द्वंद्व का होना अनिवार्य तत्व है, तभी कहानी या नाटक के उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो नाटक में द्वंद्व दिखाने के लिए पात्रों के मध्य जो संवाद हो रहा है, उन संवादों में विरोधाभास हो, उन संवादों में वाद विवाद हो, चर्चा हो, जिससे कहानी जो नाटक है वो अपने उद्देश्य को पूरा करता चले। एक उदाहरण दिया गया है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में कि स्कंदगुप्त नाटक है और उसका एक संवाद है जिसमें स्कंदगुप्त कहते हैं कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। यह केवल एक वाक्य अनगिनत संभावनाओं को उजागर कर देता है, अनगिनत अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। अगला तत्व है पात्र। नाटक में जो भी चरित्र प्रस्तुत किए जाएं, वह सपाट, सतही और टाइप्ड ना हो। वे स्थितियों के अनुसार अपनी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चलें। नाटक और रंगमंच जैसी विधा का सृजन मूलतः अस्वीकार के भीतर से ही होता है। नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। जीवंत माध्यम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम नाटक को अपने सामने घटित होते हुए देखते हैं मंच पर। तो कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। विचारों में टकराहट होगी, अस्वीकार्यता होगी एक दूसरे के विचारों से, तभी नाटक का उद्देश्य पूर्ण होगा या नाटक जिस उद्देश्य को चला है जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ा है उसकी पूर्ति में वो सहायक होगा। और इसीलिए यह भी कहा जाता है कि नाटक जो है, रंगमंच जो है, वो प्रतिरोध का सशक्त माध्यम है। जिस नाटक में वर्तमान परिस्थिति के प्रति असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की उपस्थिति होगी, वह उतना ही गहरा और सशक्त नाटक साबित होगा। और अंधा योग, तुगलक, ये कुछ ऐसे नाटक हैं जिसमें उस नाटक के जो नकारात्मक तत्व हैं उनका ही प्रभाव रहा, जिसकी वजह से वे नाटक अत्यंत सफल हुए। इसीलिए नाटक विधा के तत्व। नाटक में स्वाभाविकता, औचित्य तथा सजीवता की प्रतिष्ठा के लिए देश काल, वातावरण का उचित ध्यान रखा जाता है। इसके अंतर्गत पात्रों की वेशभूषा तत्कालिक धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक परिस्थितियों में युग का विशेष स्थान है। तो अगर आपको कोई देश काल दिखाना है, आप महाभारत का नाटक मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसके पात्रों की जो वेशभूषा होगी और जो दृश्य होगा वो उस समय के अनुसार ही होने चाहिए। नाटक के विभिन्न शिल्प, शास्त्रीय शैली, पारसी नाटक, यथार्थवादी नाटक, नुक्कड़ नाटक, और ये कुछ नाटकों के नाम मैंने आप लोगों को दिए हैं। शास्त्रीय शैली के नाटक हैं स्वप्न वासव दत्ता, अभिज्ञान शाकुंतलम, पारसी नाटक जिनमें शेरो शायरी अधिक होती है और ये नाटक पहले के समय में बहुत प्रसिद्ध थे। यथार्थवादी नाटक, आज के समय में यथार्थवादी नाटकों की ज़्यादा मांग है, दर्शक यथार्थवादी नाटक अधिक पसंद करते हैं। तो आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग। नुक्कड़ नाटक, हम झुग्गी वाले हैं, हल्ला बोल, रंगा सियार, कुछ ऐसे नुक्कड़ नाटक हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो नाटककार को पहले कथ्य का चयन करना चाहिए और तत्पश्चात कथ्य के अनुसार नाटक के किसी भी शिल्प को चयनित करना चाहिए। यानी जैसा कथ्य हो वैसा शिल्प चयन करना चाहिए। तो जो हमने अभी तक पढ़ा उनकी एक बार दोबारा पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है।
नाटक के तत्व हैं अंक विभाजन, देश काल, भाषा, कथ्य, संवाद, पात्र या चरित्र। एक अच्छा नाटक वही है जो कथा को आपसी बहस मुबाहिसों से आगे बढ़ाए। अच्छा नाटक वह होता है जो लिखकर अथवा बोले गए शब्दों से भी ज्यादा वह ध्वनित करे जो लिखा या बोला नहीं जा रहा। जिस नाटक में वर्तमान परिस्थिति के प्रति असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की उपस्थिति होगी वह उतना ही गहरा और सशक्त नाटक साबित होगा। एक सशक्त नाटक में संवाद अपने आप वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक, दृश्यात्मक हो, यानी कि संवाद बोलने से भी अधिक पात्रों के एक्शन से, उनकी क्रियाओं से हमें पता चले तथा संवाद के माध्यम से अनलिखे एवं अनकहे संवादों को भी अभिव्यक्त करने की क्षमता रखे। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम नाटक रचना प्रक्रिया पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।